सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था का अध्याय 3 संविधान की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अर्थ संविधान की अवधारणा। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्थापित करना या स्थापना करना। वर्तमान अर्थ के अनुसार संविधान शब्द सिद्धांतों का समूह है, जो सरकार की व्यवस्था और कामकाज और सरकार के लोगों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंधों को निर्दिष्ट करता है। संविधान को भूमि का मौलिक कानून, देश का सर्वोच्च कानून, देश का मूल कानून, सरकार का साधन, देश के नियम, राजनीति की मूल संरचना, देश का मूलभूत मापदंड आदि के रूप में वर्णित किया गया है। राजनीतिक शास्त्रियों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने संविधान को इस प्रकार भी परिभाषित किया है। गिलक्रिस्ट ने लिखा है, संविधान नियमों और कानूनों का वह निकाय है जो सरकार की व्यवस्था, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण, अन्य सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है, जिनके आधार पर उन शक्तियों का उपयोग किया जाना है। गैटर ने लिखा है, देश के स्वरूप को निर्धारित करने वाले मूलभूत सिद्धांत उसका संविधान कहलाते हैं, जिनमें वह तरीका सही है जिनके द्वारा देश का गठन किया जाता है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अपनी संप्रभु शक्तियों का वितरण, सरकारी कानूनों के कार्यक्षेत्र का दायरा और तरीका, और सरकार का उन लोगों से संबंध जिन पर उनका अधिकार उपयोग किया जाता है। वीर संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है और उन नियमों का संग्रह है जो सरकार को स्थापित और विनियमित या नियंत्रित करते हैं। वेड और फिलिप्स संविधान विशेष कानूनी मान्यताओं वाला दस्तावेज है जो देश की सरकार के अंगों के ढांचे और प्रमुख कानूनों को निर्धारित करता है और उन अंगों के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करता है। संवैधानिक विद्वान इलियट ब्लूमर ने संविधान के कार्यों की बहुत अच्छी तरह से पहचान की है। इसकी सूची व्यापक है और इनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। यह राजनीतिक समुदाय की सीमाएं घोषित और परिभाषित करता है। यह राजनीतिक समुदाय की प्रकृति और अधिकार घोषित और परिभाषित करता है। यह राष्ट्रीय समुदाय की पहचान और मूल्यों को व्यक्त करता है। यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य घोषित और परिभाषित कर सकता है। यह समुदाय के राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित और विनियमित करता है। यह सरकार तथा उपदेश समुदायों के विभिन्न परतों के बीच शक्तियों का विभाजित और साझा कर सकता है। यह देश के आधिकारिक धार्मिक पहचान की घोषणा कर सकता है और पवित्र और धर्मनिरपेक्ष अधिकारों के बीच संबंधों को सीमांकित कर सकता है। यह देश के विशेष सामाजिक, आर्थिक, विकासात्मक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है। इसकी विशेषताएं। अच्छे संविधान की कुछ विशेषताएं होती हैं। संक्षिप्तता। संविधान सटीक होना चाहिए, इसमें वांछित प्रावधान नहीं होने चाहिए। बहुत अधिक विवरण वाला लंबा संविधान इसके खंडों की व्याख्या में भ्रम पैदा करता है। स्पष्टता। संविधान को अपने प्रावधानों को स्पष्ट शर्तों में निर्दिष्ट करना चाहिए। जटिल भाषा उसको समझने में मुश्किल पैदा करती है। निश्चितता। संविधान में इसके प्रावधानों के लिए निश्चित अर्थ होना चाहिए और स्पष्ट और अलग अलग अर्थ उसकी व्याख्या में न्यायाधीशों के विशेषाधिकार को बढ़ावा देंगे। व्यापकता। संविधान सरकार की शक्तियों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने में व्यापक होना चाहिए। इसमें विवादों और मुकदमों की गुंजाइश कम होगी। उपयुक्तता। संविधान लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करने वाला होना चाहिए। यह राष्ट्र की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। स्थिरता। संविधान में राजनीतिक स्थिरता
की सुविधा दी जानी चाहिए और इसमें आसानी से छेड़छाड़ की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इससे नागरिकों के संविधान के प्रति आज्ञाकारिता मजबूत होगी। अनुकूलनशीलता संविधान गतिशील होना चाहिए, ना कि स्थिर। इसमें बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम होना चाहिए। यह एक जटिल दस्तावेज होना चाहिए। विकसित और अधिनियमित विकास के आधार पर संविधानों को विकसित और अधिनियमित संविधानों में वर्गीकृत किया जाता है। विकसित संविधान धीमी और क्रमिक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसके प्रावधान परंपराओं, प्रथाओं, सिद्धांतों, न्यायिक निर्णयों के रूप में निहित होते हैं। इसे सच्चे संविधान के रूप में भी माना जाता है। ब्रिटिश संविधान इस संबंध में अच्छा उदाहरण है। दूसरी ओर अधिनियम संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा विचारपूर्ण बनाया जाता है, राजा या संसद द्वारा प्रख्यात किया जाता है। इसके प्रावधान पुस्तक या दस्तावेजों की श्रृंखला के रूप में निहित होते हैं। इसे पारंपरिक संविधान के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी और भारतीय संविधान इस संबंध में अच्छे उदाहरण हैं। लिखित और अलिखित संविधान प्रावधानों को शामिल करने के आधार पर संविधान को लिखित और अलिखित संविधान में भी वर्गीकृत किया जाता है। लिखित संविधान वह है जिसमें प्रावधानों को पुस्तक या दस्तावेजों की श्रृंखला के रूप में निहित किया जाता है। यह संविधान या संवैधानिक सम्मेलन या किसी अन्य नाम से ज्ञात निकाय द्वारा सचेत रूप से तैयार और अपनाया जाता है। इसमें प्रलिखित संविधान या संहिताबद्ध संविधान के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस और भारत संविधान के इस संबंध के कुछ अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी ओर अलिखित संविधान वह है जिसमें अधिकांश प्रावधान पुस्तक और दस्तावेजों की श्रृंखला के रूप में निहित नहीं होते। यह परंपराओं, प्रथाओं, चार्टर, विधियों, न्यायिक निर्णयों के रूप में होते हैं। यह ऐतिहासिक विकास का उत्पाद होता है, किसी निकाय द्वारा विचारपूर्वक तैयार नहीं किया जाता। इसे गैर प्रलिखित संविधान या असंहिताबद्ध संविधान के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, इजराइल के संविधान इस संविधान के अच्छे उदाहरण हैं। अनन्य और लचीला संविधान की पद्धति के आधार पर संविधान को अनन्य लचीला संविधान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लॉर्ड जेम्स ब्राइड इस संविधान इसके द्वारा किया गया है। अनन्य संविधान वह है जिसमें सामान्य कानूनों की तरह संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में संवैधानिक कानूनों और सामान्य कानून के बीच अंतर होता है। दूसरी ओर लचीला संविधान वह है जिसे सामान्य कानूनों की तरह ही संशोधित किया जा सकता है। इसमें संशोधन की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में यह संवैधानिक कानून और सामान्य कानूनों के बीच अंतर पैदा करता है। लचीले संविधान को परिवर्तन संविधान के रूप में भी जाना जाता है। यूके और न्यूजीलैंड के संविधान में इस तरह के अच्छे उदाहरण हैं। अनंत संविधान को अपरिवर्तनशील संविधान के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के संविधान इसके कुछ उदाहरण हैं। भारत का संविधान न तो कठोर है, न ही लचीला, बल्कि दोनों का मिश्रण है। संघीय और एकात्मक संविधान राष्ट्रीय सरकारों और क्षेत्रीय सरकारों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर संविधान को संघीय और एकात्मक संविधानों में वर्गीकृत किया गया है। संघीय संविधान वह है जो राष्ट्रीय सरकारों और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है या उन्हें अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने को सक्षम बनाता है। दूसरी ओर एकात्मक संविधान वह है जो राष्ट्रीय सरकार के हाथ में शक्ति को एकाग्रता प्रदान करता है या क्षेत्रीय सरकार को राष्ट्रीय सरकार की अधीनस्थ एजेंसियों के रूप में कार्य करने और केवल उन शक्तियों का उपयोग करने योग्य बनाता है जो उन्हें राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित की जाती है। संघीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, कुछ अन्य देशों में प्रचलित है। यूके, फ्रांस, जापान, इटली, चीन, नॉर्वे अन्य देश में एकात्मक संविधान है। भारत के संविधान में संघीय संविधान के साथ साथ एकात्मक प्रावधान दोनों हैं, इसलिए केस हिलियर द्वारा इसे अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया गया है। कार्य विधि परक और निर्देशात्मक संवैधानिक विद्वान इलियट ब्रूमर के अनुसार दो व्यापक संवैधानिक मूल रूप से पहचान की जा सकती है, कार्य विधि परक और निर्देशात्मक। इन दोनों प्रकार के संविधानों के बीच का अंतर
स्वयं दस्तावेज की प्रकृति और प्रावधानों से की जाती है। कार्यविधि परक संविधान सार्वजनिक संस्थाओं की कानूनी और राजनीतिक संस्थाओं को परिभाषित करता है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मौलिक मान्यताओं की रक्षा के लिए सरकारी कानूनों की सख्ती सीमा निर्धारित करता है। सरकार कैसे कार्य करती है इसका वर्णन करने के अलावा निर्देशात्मक संविधान समाज सामाजिक लक्ष्यों पर व्यापक सहमति बनाता है। इसे सार्वजनिक अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। संवैधानिक और संवैधानिक सरकार अर्थ संविधान और संवैधानिकता की अवधारणा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। किसी देश में संविधान तो हो सकता है, लेकिन संवैधानिकता नहीं, जैसा कि तानाशाही के मामले में है। असीमित शक्ति लोगों की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः नष्ट कर देती है। इसलिए संविधान को संवैधानिकता से ओतप्रोत होना चाहिए। संक्षेप में संवैधानिकता से तात्पर्य सीमित सरकार और या सरकार पर सीमा को दर्शाना है। यह मनमानी सत्ता का प्रतिवाद है। जब किसी देश का संविधान सत्ता को एक बिंदु पर केंद्रित करने के बजाय विकेंद्रित करने की कोशिश करता है, उस पर अन्य प्रतिबंध भी लगाता है, तो उस देश में न केवल संविधान होता है बल्कि संविधानवाद भी होता है। संवैधानिकता की अवधारणा संविधान द्वारा उसके तहत सीमित शासित राजनीतिक है, जो अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और कानून के शासक को मनमाने निरंकुश सत्तावादी अधिनायकवादी शासन के विपरीत मानती है। संवैधानिक सरकार अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। किसी व्यक्ति संस्था के हाथों में मनमानी शक्ति भले ही संवैधानिक दस्तावेज द्वारा प्रदान की जाती है, संवैधानिकता की अवधारणा का निषेध करती है। संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था चाहती है जिसमें सरकार की शक्ति सीमित हो। यह सीमित और अन्य कारण से सभ्य सरकार की अवधारणा का दूसरा नाम है। संविधान का वास्तविक औचित्य सीमित सरकार होने और उन लोगों की आवश्यकता जो कानूनों और नियमों के अनुरूप शासन करें। परिभाषा संवैधानिक और संवैधानिक सरकार की अवधारणाओं को निम्नलिखित तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। फ्रेडरिक संवैधानिक सरकारी कार्रवाई पर प्रभावी प्रतिबंधों की प्रणाली प्रदान करती है। यह निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाले नियमों का निकाय है, इस प्रकार सरकार की जिम्मेदारी ठहराता है। रूसेट संवैधानिकता का अर्थ अनिवार्य रूप से सीमित सरकार है। यह सरकार शासकों की असीमित इच्छा वाली सरकार का विलोम है। प्रतिबंधों की प्रभावशीलता के वास्तविक रूप के बावजूद यह सरकार की मनमानी के विपरीत सरकार पर सीमा बनाता है। बीयर संवैधानिक सरकार का अर्थ संविधान की शर्तों के रूप में सरकार के कुछ अधिक है। इसका अर्थ है सरकार की मनमानी के विपरीत नियम के अनुसार। इसका मतलब संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार, न कि केवल सत्ता का उपयोग करने वाली इच्छाओं और क्षमताओं तक सीमित सरकार। योमा सरकार के केवल उस रूप को संवैधानिकता के रूप में वर्णित किया जा सकता है जब शासक नियमों और सिद्धांतों के निकाय के अधीन होते हैं तो जो उसकी शक्ति के उपयोग को सीमित करते हैं, और संवैधानिक सरकार मनमाने शासन का विलोम है। इसके तत्व क्या क्या हैं? लोकप्रिय संप्रभुता, कानून का शासन, लोकतांत्रिक सरकार, शक्तियों का प्रतिकरण, स्वतंत्र न्यायपालिका, सेना का नागरिक नियंत्रण, कानून और न्यायिक नियंत्रण द्वारा शासित पुलिस, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। इसी के साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।